शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं मलिक जमशेद और आज हम क्लास फर्स्ट ईयर यानी कि क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया था जो कि एटम के मुतालिक था, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसका लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन के ऊपर क्लिक करें और वो वीडियो पहले वॉच कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमने इन द एंड ये किया था उस लेक्चर को, अगर मैं सिंपल कंक्लूड करूं तो हमने एटम की डेफिनेशन देखी थी, एलिमेंट और एटम का फ़र्क देखा था, उसको केमिस्ट्री के साथ रिलेट किया था। तो हम एटम की डेफिनेशन यहाँ पर एंड की थी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently and also can take part in a chemical reaction, वो जो आज़ाद रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता और किसी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, वो हमारे पास क्या होता है, एटम होता है। और एटम उस एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं। उसी एक एलिमेंट के सारे एटम तो क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं तो हर एलिमेंट के अपने एटम होते हैं, दूसरे के अपने होते हैं और वो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम आपस में सेम नहीं हो सकते। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि एक एटम जो है, जो कि मैं जल्दी से यहाँ पर बता दूँ, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ एटम। तो आज हम एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ एटम के मुतालिक पढ़ेंगे, जो कि बुनियादी नॉलेज है, हम सारा उसमें स्टडी करेंगे। लेकिन मैं अभी इस एटम का जल्दी से यहाँ ये बता दूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में, जैसे कि मैंने कार्बन लकड़ी की मिसाल दी, मान लीजिए कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक कार्बन क्या लिया, एक एलिमेंट ले लेता हूँ। मान लीजिए ये इस लकड़ी के टुकड़े में से मैंने एक कार्बन एलिमेंट ले लिया, तो पता यही चला था उस कार्बन एलिमेंट के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, कार्बन के एटम होते हैं। और उन कार्बन के एटम को जब मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो वो हमें कैसे मिले थे, वो हमें इस तरह कैसे मिले थे कि दरमियान में ऐसे पॉजिटिव मीन यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है उसका, और न्यूक्लियस के गिर्द क्या है, शेल हैं। इस पॉजिटिव का यह मतलब है कि न्यूक्लियस को हम सिंपल बोलते हैं, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। और हमारे पास शेल के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं इनको सिंपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम सिंपल यहाँ जनरली क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो ये हमारे पास एटम था। सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एटम, वो ये है कि क्या ये एटम पहली बार में ही पता चल गया था कि ये एटम इस तरीके से होता है कि दरमियान में न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके गिर्द ये जो शेल्स हैं इनमें क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। क्या ये जो एक एटम का कंसेप्ट है, और मैंने ये भी बताया था कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी शामिल हैं। तो इनको हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल दिया था। तो बात यह है, क्या ये वाला एटम डायरेक्ट ही पता चल गया था? इसकी हिस्ट्री क्या है? मतलब हम यहाँ से लकड़ी में, फिर एलिमेंट में, फिर एटम से ये एटम, और ये हम कहाँ पर, और इस एटम को हमने ऐसे सिंबल में शो कर दिया कि उसके जो जितने भी प्रोटॉन थे वो हमने सिंपल यहाँ 6 लिख दिए प्रोटॉन। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है तो उसके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ था उसको हमने मैस बना दिया। ये किसी एटम का मैस होता है, ये उसका क्या है, प्रोटॉन्स की तादाद, जिसको एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, और ये C कार्बन का क्या है, सिंबल है। आखिर ये कहानी कैसे, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, सिंबल तक कैसे पहुँचे, इस एटम का हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर ये है कि एक मैटर है। हालांकि ये जो वुड थी, वुड एक तरह की लकड़ी जो थी, वुड सिंपल एक मैटर थी, और हमें कैसे पता चला कि एक मैटर किन का बना होता है, एटम्स का बना होता है, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो यही आज हमारा मकसद है। आज हम इसकी स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन थे, किस किस ने पहले हिस्सा लिया, बाद में किसने बताया, उसका जितना भी नॉलेज है वो हम सारा करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इसको जल्दी से रेस कर लेता हूँ और आज का हम जो कंसेप्ट है, लेक्चर है, वो जल्दी से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो वर्क था वो स्टूडेंट्स हमारे पास था कि जिसको हम सिंपल अर्लियर कंसेप्ट बोलते हैं। मतलब शुरू में इसके बारे में क्या कहा जाता था, अर्लियर कंसेप्ट ऑफ एटम। और साथ में जो ग्रीक्स थे, यूनान के लोग थे, ग्रीक्स वर्क
या सिंपल ग्रीक्स फिलोसोफर्स जो हमारे पास थे, मतलब जो अपना फ़लसफ़ा देते थे, फिलोसोफर्स, उनका जो वर्क था वो किस तरह का था, उन्होंने एटम के बारे में क्या कहा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास अर्लियर कंसेप्ट था वो ये था कि जो भी मैटर होता है ना वो छोटे छोटे ना पार्टिकल से मिलकर बना होता है और जिनको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। तो अर्लियर कंसेप्ट ये था कि भाईजान जो भी आपके पास मैटर होता है वो मैटर छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनको आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। इसका मतलब है वो इनडिविजिबल है। इसको ज़रा गौर से समझिए, जो भी मैटर छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो पार्टिकल ऐसे हैं जिनको आप फर्दर तकसीम नहीं कर सकते, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं सिंपल कहूँ तो वो नाकाबिले तकसीम है। ये शुरू में माना जाता था, ये एक अर्लियर कंसेप्ट था। जो लोग ये सोचते थे कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, या दूसरे लफ्ज़ों में छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है, और वो ऐसे ज़रात हैं अगर आप उनको मज़ीद तोड़ने की और छोटे हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश करें तो आप उसमें नाकाम रहेंगे। तो ये शुरू का कंसेप्ट था। हालांकि ये बात गलत थी, मैं भी प्रूव करके बताऊँगा कि कैसे ये बात गलत थी, लेकिन अभी इतना समझें कि अर्लियर कंसेप्ट ये चल रहा था। और इसी तरह से ग्रीक भी सेम इसी चीज़ को कह रहे थे। जो ग्रीक फ़िलोसोफर्स थे, ग्रीक फ़िलोसोफर्स ने भी यही बात कही थी। उनने कहा था कि जो आपके पास मैटर होता है, मैटर, आप उसे ब्रेक डाउन करते जाएं, ब्रेक डाउन करते जाएं। कब तक? तब तक until the basic unit will achieved। मतलब आप उस मैटर को इतना ब्रेक करते जाएं, इतना ब्रेक करते जाएं कि वो स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा हिस्सा, टुकड़ा आपको मिल जाए, बेसिक यूनिट मिल जाए, मतलब उससे छोटा हिस्सा आपको ना मिले। मतलब वो जो मैटर होता है उसका वो छोटे से छोटा हिस्सा, जो जैसे इन्होंने सेम बात, इन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, सेम ही बात है, और वो बेसिक यूनिट आपको मिल जाए। और उस बेसिक यूनिट को इन्होंने भी यही कहा कि उसे आप जो है सिंपल फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड इट। तो आप उसको जो है फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। वही बात है, इनडिविजिबल का भी यही मतलब है जिस चीज़ को तकसीम ना किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था अर्लियर और ग्रीक फिलोसोफर्स का कंसेप्ट था। तो ग्रीक फिलोसोफर क्या होते हैं? वो जो अपना फ़लसफ़ा देता है, अपना तख़य्युल देता है, अपना ख्याल देता है कि मेरी नज़र में ऐसा होगा कि मैटर इस तरीके से जो है बना होगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिन्हें आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स इसका सबसे बड़ा मसला ये था अर्लियर कंसेप्ट का और ग्रीक फिलोसोफर्स का, जो एक मेन मसला ये था कि इन्होंने कोई प्रैक्टिकल हमें करके नहीं दिखाया। अच्छा, इन्हीं ग्रीक्स में से हमारे पास एक ग्रीक फ़िलोसोफर था जो कि बहुत ही मशहूर हैं। उनका नाम था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस जो था, इसका जो लाइफ स्पैन था वो था 460 टू 370 BC। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस डेमोक्रेटस का जो था लाइफ स्पैन था, इसने भी यही बात कही थी जो कि अर्लियर कंसेप्ट बोल रहा था। जो इसके साथ वाले और ग्रीक फिलोसोफर वो बोल रहे थे कि एटम को डिवाइड करता है, एक बेसिक यूनिट होता है, ऐसा यूनिट को डिवाइड नहीं कर सकते। तो लैटिन लैंग्वेज में बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं भी ये समझाता हूँ कि ये BC क्या है। सो लैटिन में जो चीज़ इनडिविजिबल होती है ना, जिसे आप तकसीम नहीं कर सकते हो, उस चीज़ को लैटिन में एक वर्ड होता है एटमॉस। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, ये एटमॉस एक लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, वर्ड है, जो इंडिविजिबल के लिए, मतलब जो चीज़, जैसा कि आप ना इंडिविजिबल के लिए लफ्ज़ कौन सा यूज़ करते हो उर्दू में, नाकाबिले तकसीम यूज़ करते हो, तो इसी तरह से हम इंग्लिश में जैसे कि इंडिविजिबल है, अगर आप इसी नाकाबिले तकसीम को
उसमें लैटिन ज़बान में देखो तो उसके लिए वो लफ्ज़ यूज़ करते थे एटमॉस। मतलब अगर कोई उनकी चीज़ अगर तकसीम नहीं होती या कोई चीज़ किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते थे तो वो ये बोलते थे कि ये चीज़ जो है क्या है, एटमॉस है। तो हुआ क्या, इसी एटमॉस से वर्ड डिराइव हो गया एटम का, और एटम ये जो लफ्ज़ डिराइव हुआ है वो इस एटमॉस से, जो कि खुद एक लैटिन वर्ड है। और ये जो एटम है, एटम जो वर्ड एटमॉस से बना है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है, सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, वर्ड है। तो बात को समझिएगा, एटमॉस इट इज़ द लैटिन वर्ड, एटम इज़ अ इंग्लिश वर्ड दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एटमॉस। और इसका मतलब यही था कि नाकाबिल तकसीम। बात अगर सिंपल देखें तो डेमोक्रेटस ने कुछ और नहीं किया, बस एक किया कि इसको एटम को, उसको जो नाकाबिल तकसीम होने वाले जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स से, उनको वैसे पार्टिकल्स उनकी तरह से नहीं बोला, बल्कि उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है। और वो नाम कैसे दिया है, लैटिन के वर्ड एटमॉस से, और इसी तरह से वो मशहूर हो गया क्या, एटम। एटम उसे कहा जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बता देता हूँ, ये डेमोक्रेटस की कहानी थी कि उसने एक नाकाबिल तकसीम होने वाली चीज़ को एटम का नाम क्या किया, उसने सजेस्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसको जो है रेस कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डेमोक्रेटस का मज़ीद एक ओवरव्यू बताया जाए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या चल रहा है, जो ग्रीक फिलोसफर्स का क्या है, कंसेप्ट चल रहा है, और हम अभी इसी को ही डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास 460 to 370 BC है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। आखिर हमें ये तो पता चले, हमें हमारे जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि एक तो ये BC क्या है, ठीक है, देन ये पता चले कि ये कितने साल, हाउ मैनी ईयर्स अगो, मतलब ये आज से कितने साल पहले की बात है। ठीक है, ईयर की तो मैं समझ आती कि जैसे 2021 चल रहा है तो ये BC क्या है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास ये जो BC है, ये हमारे पास है, इसको बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। क्राइस्ट से मुराद यहाँ पर क्या है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो ईसाई हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है पैरोकार हैं। तो इसका ये मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे उससे पहले की बात है। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो था, मतलब ये वाला डेमोक्रेटस, इसने ये जो बात कही थी, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कही थी, बिफोर क्राइस्ट। इसी तरह से अगर आपको ये बताऊं कि ये, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, आप ये जानना चाहते हैं कि ये कितने साल पुरानी बात है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपके पास ये जो BC है, इसका ये मतलब होता है, जो आपके पास, जैसे कि आज कौन सा हमारा सन चल रहा है, ईयर 2021 चल रहा है, तो इनका ये मतलब होता है कि ये जो 2021, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में जो 21वीं सदी हमारे पास चल रही है, ठीक है, 21 सेंचुरी चल रही है हमारे पास, तो ये जो 21 सेंचुरी है, ये आपके पास हज़रत जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर अब तक है। मतलब उसमें वो वाला टाइम शामिल नहीं है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वाला था। तो ये जो आपके पास 2021 चल रहा है, या आपके पास 21वीं सदी है, या 21 सेंचुरी है, तो ये बिफोर क्राइस्ट नहीं है। इसको बोला जाता है, अगर इससे ये जो हमारे पास चल रहा है, इसको बोलते हैं AD बोला जाता है इसके साथ। ठीक है, AD का मतलब कुछ लोग गलत लेते हैं, वो सिंपल ऐसे बिफोर क्राइस्ट से समझ लेते हैं और इसको कह देते हैं आफ्टर डेथ। स्टूडेंट, ये आफ्टर डेथ नहीं है, इसका ये मतलब है इट इज़ एनो डोमिनी। मेरा ये हिस्ट्री ऑफ एटम में ताल्लुक़ नहीं है ये बताना, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी एक हिस्सा है। कम से कम आपको इतना तो अंदाज़ा होना कि ये बात आज से कितना अर्सा पहले की जा रही है। मैं भी इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी बता देता हूँ जल्दी से। एनो डोमिनी, इसका ये मतलब होता है इंग्लिश में कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जो हमारे पास ईसाई होते हैं ना, वो इसी को एनो डोमिनी इस वजह से बोलते हैं कि हमारा जो लॉर्ड है उसका साल वहीं से जो शुरू हो रहा है। तो ये जो 2021 आपके पास चल रहा है, 21वीं सदी हो चुकी है, ठीक है,
तो ये एटलीस्ट आपके पास ये एनो डोमिनी है, ठीक है। और एनो डोमिनी को आजकल हम बोला जाता है, तब एडी बोलते थे और आजकल इसको बोलते हैं कॉमन इरा। तो ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कॉमन इरा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास CE आजकल इसको ये बोला जाता है। तो एडी एनो डोमिनी, कॉमन इरा, C इसका लिया, E इसका लिया, तो कॉमन इरा CE। तो ये वो वाला है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की, उसकी मतलब उनकी उम्र भी इसमें शामिल है। बात को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि उनकी जो पैदाइश है उनकी वफ़ात के बाद का टाइम नहीं, बल्कि जो ही वो इस दुनिया में आए थे वहीं से लेकर आगे तक का जो टाइम है वो आपके पास क्या है, एडी एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब से लेकर अब तक क्या है 21वीं सदी हमारे पास क्या है ये चल रही है। तो इसको बोलते हैं एडी एनो डोमिनी, कॉमन इरा। तो ये हमारे पास है। और थोड़ा इसको जान लेते हैं, ये वो वाला टाइम है, मतलब ये वाला जो 2021 हमारे पास चल रहा है, 21वीं सदी है, वो ये जो इतने ईयर हो चुके हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर अब तक है। और जो उससे पीछे वाला टाइम था, उससे पीछे वाला जो टाइम था वो हमारे पास होता है बिफोर क्राइस्ट, वो इसमें शामिल नहीं है। जो हमारा ये 2021 चल रहा है ये इसमें शामिल नहीं है। उसके लिए हम ऐसा यूज़ करते थे कि इससे इतने साल पहले समझ लें, मतलब 2021 साल तो हो गए हैं ना, उससे 460 370 साल मज़ीद पीछे अगर चले जाएं तो तब ये डेमोक्रेटस ने बात कही थी। मैं आप इसको सिंपल लफ्ज़ों में भी कन्वर्ट करके बता देता हूँ। आज क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, 2021 चल रहा है और ये कब की बात है, 460 से 370। तो अगर आप इसमें 460 या 70 ऐड कर दें, 460, ठीक है, ऐड कर दें, क्योंकि ये दोनों हम ऐड करके, अच्छा 460 ही ऐड कर दें तो ये आपके पास एटलीस्ट हो जाता है 2481 ईयर, मतलब ये 2481 साल पहले की बात है। यानी कि 2021 हो गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाला हिस्सा शामिल है, वहाँ से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी से लेकर उसकी अपनी लाइफ स्पैन भी इसमें शामिल है, उससे लेकर अब तक 2021 साल ये वाले हो गए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वाले जो 460 साल और 370 साल पहले की बात है, और 460 से 370 साल के दरमियान की बात है, ये एग्जैक्ट पता नहीं कि कब कही थी, लेकिन टाइम ऐसी था 460 से 370 के दरमियान। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास अगर 370 इसको भी हम देख लें तो बात एक ही है, 2021 प्लस 370 तो ये हमारे पास 2391। अगर मैं इसको सिंपल बोलूं तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाली जो बात है ये आज से 2481 साल से, मतलब 2391 ईयर्स अगो, यानी कि इतने 100 साल के दरमियान में ये की गई थी। अब मैंने 2021 को भी उसमें शामिल कर लिया। ये वो वाला टाइम है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर अब तक ये वाले ईयर हैं। और उससे पहले वाले कितने ऐड थे, तो आपने कभी भी BC को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो उस चीज़ को जो आज का आपका जो ईयर चल रहा है उसमें ऐड कर दे तो वो आपके पास किस में, AD में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको हम स्टूडेंट्स आजकल क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपल वही BC भी बोल देते हैं, लेकिन आजकल ये मशहूर है कॉमन इरा, और इसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा बोल देते हैं, जिसको आप सिंपल BCE बोल देते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पहले BC बोलते थे, आजकल उसी को BCE बोलते हैं। मतलब BC और BCE में कोई फ़र्क नहीं है। पहले AD बोलते थे एनो डोमिनी, और आज कॉमन इरा को हम CE बोल देते हैं। जो आपकी ये डेट चल रही है वो AD या CE है। जो अगर आप उसमें BC में बताना चाहते हो जिसको हम साथ में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस सारी कहानी को समराइज़ करने के बाद 2481 से 2391, यानी कि एटलीस्ट 2500 साल पहले की बात है, या ऐसे समझ लें 25 सेंचुरी पहले की बात है। बात को समझिएगा। ये सारी कहानी बताने का मकसद ये था कि आपको पता तो चले कि डेमोक्रेटस ने कब ये बात कही थी। तो हिस्ट्री ऑफ एटम में शामिल है। तो ये स्टूडेंट्स आपको इससे एक फ़ायदा ये हो गया कि आपको BC
और BCE का पता चल गया, एक ही चीज़ है। फिर AD और CE का पता चल गया, तो ये डिफरेंसेस आप अच्छे से जान सकते हैं। तो आज से 2500 साल एटलीस्ट, अंदाज़े के तौर पर 2481 एटलीस्ट 2500 साल मैं ले रहा हूँ, फ़र्ज़ कर रहा हूँ, तो इतने 100 साल पहले ही डेमोक्राइटस जो कि एक ग्रीक फ़िलोसोफर था, उसने इंडिविजिबल पार्टिकल को ये कहा कि ये नाकाबिले तकसीम होते हैं। उसने लैटिन वर्ड एटमॉस से इंग्लिश का वर्ड एटम डिराइव हो, तो ऐसे समझने कि एटम का पहली बार जो वर्ड सजेस्ट किया था वो इसी डेमोक्राइटस ने ही किया था। अगर आपको एक मज़ीद इंटरेस्टिंग बात बता दूँ तो ये जो डेमोक्राइटस था, ये आपने अरिस्टोटल आपने सुना होगा, जो अरस्तु थे, अरस्तु वो इससे 100 साल पहले जो थे वो रह चुके थे। मतलब इनसे 100 साल पहले, ऐसे समझ लें अरस्तु आज से 2600 साल पहले थे। अरस्तु के बाद जो है ये कौन आए थे, डेमोक्राइटस आए थे। तो अरस्तु का दौरान ये पहले था, बाद में डेमोक्राइटस आए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी। आई होप मेरा इसमें मकसद ये नहीं था आपको डिटेल बताऊँ, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को इसको BC का और इस AD का नहीं पता होता, तो ये भी हिस्ट्री ऑफ एटम का पता है। क्योंकि आज आपको अंदाज़ा तो हुआ है ना, एक माइंड क्लियर हुआ है कि एटम के बारे में ये जो डिस्कशन की गई है वो आज से कम 2500 साल पहले की गई थी। ये 360 एंड 370 BC का ये मतलब है कि आपके पास एटलीस्ट 2481 से 2391 ईयर्स अगो की बात है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 2500 साल पहले के, इनके आज से 25 सदियाँ हो चुकी हैं ये बात की हुए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एटम के अंदर क्या किस में आ गया, हमारे पास ये अर्लियर कंसेप्ट था, और अर्लियर कंसेप्ट के साथ साथ हमारे पास जो ग्रीक फिलोसोफर थे ये उनका कंसेप्ट था। तो हमारे पास एक नेक्स्ट जो वर्क है, पहला ग्रीक का हो गया, सेकंड है लेट 17th सेंचुरी। ये बाद में वक्त गुजरता चले गया और काफ़ी अरसे के बाद बात की जा रही है कि स्टूडेंट 17th सेंचुरीज़ का ये मतलब होता है कि 1600, समझिएगा, और लेट का ये मतलब होता है कि एट लीस्ट ये 1600 कोई 80-90 की बात है। स्टूडेंट्स अगर आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ 17 है ये ले रहे हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो 17th होता है इसका ये मतलब होता है कि जो 17वीं, ये 17वीं 1600 इसका मतलब है कंप्लीट हो चुका है, और ये जो 90 है ये 17 का चल रहा है, ठीक है। तो 1690 का ये मतलब है 1600 सदियाँ पूरी हो गई हैं, 90 साल 17वीं सदी का, जो मतलब ये 17वीं सदी ख़त्म होने वाली है। अब जैसे कि आपके पास 2021 चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 20वीं सदी है, बल्कि 20 सदियां कंप्लीट हो चुकी हैं और 21वीं सदी का 21 साल कौन सा है वो चल रहा है। तो आप हमारे पास 2021 का ये मतलब है कि ये 21th क्या है, सेंचुरी है। तो ये थोड़ा सा बताना था ताकि आपके माइंड में, क्योंकि आगे ना ईयर आने वाले हिस्ट्री को तभी समझ सकते हैं जब आप उनके ईयर्स को अच्छे से समझें। तो एटलीस्ट मैं अंदाजे के तौर पर बता रहा हूँ, लेट 17th सेंचुरी का मतलब है एटलीस्ट 1690 की, मतलब 1690 की बात है। तब ये कहा जाता था, लेट 17th सेंचुरी में ये बोला गया था कि उस वक्त जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस थे ना, उनकी क्वांटिटेटिव कंपोजिशन जो थी वो स्टडी होना क्या हो गई, शुरू हो गई थी। क्वांटिटेटिव कंपोजिशन, क्वांटिटेटिव कंपोजिशन का ये मतलब है कि उनके बारे में ये जानना शुरू हो गए कि ये जो कोई भी मैटर होता है, ठीक है, उस मैटर के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि वो हमारे पास जो भी मैटर है, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो भी मैटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्यू एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे पास मैटर था, दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल बोलूँ तो हम उसे कंपाउंड बोलते हैं। जब एलिमेंट के एटम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। कि जो भी मैटर था, जो भी कंपाउंड थे, असल में वो सिर्फ चंद एक एलिमेंट से ही मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट बदलते चले जाते हैं और कंपाउंड आगे से क्या होते हैं, बदलते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे कि पानी है, H2O है, ठीक है, आपके पास क्या है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, CO2 है, ये कंपाउंड है सारे। आपके पास NH3 है, ये सारे कंपाउंड हैं। तो इसमें कौन कौन से, असल में तो ये एटम होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो मतलब एटम वही एलिमेंट का हिस्सा ही होते हैं। तो जनरली हम बोल देते हैं इसमें कौन सा है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट है, कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट है, एटम है।
और कौन सा है यहाँ पर ऑक्सीजन। मतलब एक जो पानी का गिलास था, मैटर था, कंपाउंड था, उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया था कि ये बना किस चीज़ का है। तो पता ये चला कि ये एक्चुअली इनकी तो एक क्वांटिटेटिव कंपोजिशन है, इनमें तो फिक्स तादाद में, मतलब जिसे आप गिन सकते हो कि ये आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होते हैं। जब ये मिलते हैं तब जाके पानी बनता है। तो ये इस वाटर के क्या हो गया, आपके पास क्वांटिटेटिव कंपोजिशन पता चल गई कि ये आपके पास कंपाउंड, जो कि पानी एक कंपाउंड था या मैटर था, वो मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, एलिमेंट से मिलकर बना होते हैं। फिर इसको देखा तो पता चला ये कार्बन का बना है और किसका बना है, ऑक्सीजन का बना हुआ है। 2 ऑक्सीजन है इसके पास, ऑक्सीजन एलिमेंट है, एटम है उसके। तो पता ये चला कि ये देखो ना, जैसे ऑक्सीजन यहाँ रिपीट हो रहा है, ऑक्सीजन फिर यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अच्छा, इस अगर अमोनिया की बात करें तो ये पता चला कि नाइट्रोजन एलिमेंट है, एटम उसका, और हाइड्रोजन के क्या हैं, 3 एटम ये एलिमेंट हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो बात ये है कि यहाँ से पता ये चला कि जैसे पानी में हाइड्रोजन था, अमोनिया में फिर से हाइड्रोजन है, पानी में ऑक्सीजन था, CO2 में फिर से ऑक्सीजन है। तो इस पूरी कहानी को बताने का मकसद ये था, वो ये बताना चाह रहे थे कि जो भी कंपाउंड हैं असल में वो सिर्फ और सिर्फ फ्यू एलिमेंट से मिलकर बने। वो फ्यू एलिमेंट अपनी कंपोजिशन, अपनी एक क्वांटिटेटिव, मतलब यहाँ पानी में 1 ऑक्सीजन तो CO2 में 2 ऑक्सीजन, H2O में 2 हाइड्रोजन तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, अपनी कंपोजिशन क्वांटिटेटिव चेंज कर रहे हैं, अपनी कंपोजिशन, अपना तनासब, अपनी प्रपोर्शन, अपनी मिकदार बदल देते हैं। जब मिलते हैं तो वो आगे से डिफरेंट कंपाउंड बन जाते हैं। लेकिन डिफरेंट कंपाउंड जो भी हों, असल में वो चंद एक एलिमेंट हैं जिनसे वो क्या है, मिलकर बने हुए हैं, कोई ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। तो इसके ऊपर स्टडी होना क्या हो गई, शुरू हो गई। तो उन्होंने ये भी बताया था कि जिस तरह से कंपाउंड मुख्तलिफ किस्म के जिस तरह से कंपाउंड चंद एक एलिमेंट से मिलते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि इसका मतलब है फिर अगर एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर दें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएंगे, कंपाउंड बन जाएंगे। तो बात तो सिंपल सी है, ठीक है। अगर आप कंपाउंड को ब्रेक करें तो वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको। अगर एलिमेंट्स को कंपाउंड मिलाएं, कंबाइन करें, तो फिर से क्या मिल जाएंगे, कंपाउंड मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेट 17th सेंचुरी, जो कि 1690 में ये बात डिस्कस की जा रही थी, और तब ये स्टडी किया जा रहा था कि जो भी हमारे पास हिस्ट्री है इसकी एटम की, उसमें ये बोला था कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस, कंपाउंड हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे पास चंद एक एलिमेंट के होते हैं। वही एलिमेंट बदलते चले जाते हैं और हमारे पास क्या होता है, उनकी क्वांटिटेटिव कंपोजिशन है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो भी मैटर होते हैं, क्या होते हैं, जो भी मैटर होते हैं, उनकी एक क्या होती है, उनमें जो कंपाउंड होते हैं उनकी एक फिक्स्ड क्या होती है, कंपाउंड्स की एक क्वांटिटेटिव कंपोजिशन होती है, जो सिर्फ चंद एक एलिमेंट के बार बार रिपीट होने से बनते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में 1, CO2 में क्या है, 2 है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था, लेट 17th सेंचुरी में था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड, इसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अहम है स्टूडेंट्स। वो हमारे पास है डाल्टन्स वर्क। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा है, थर्ड हमारे पास है स्टूडेंट्स डाल्टन्स वर्क। स्टूडेंट्स, जो डाल्टन का लाइफ स्पैन था, दौरानिया था लाइफ का, वो 1766 से लेकर था 1844 तक था। ये उनका लाइफ स्पैन था, और ये बहुत ही इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ये चंद एक बातें स्टूडेंट एक्स्ट्रा इस वजह से बता दूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा, इन डाल्टन्स ने ये बोला था कि 1766-1844 में इसे एटॉमिक थ्योरी, इसने भी देखें सारी बातें इसने रिपीट की थी ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन एक अहम जो बात थी, इसने एक्सपेरिमेंटल थोड़ा सा वर्क किया था, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जो जैसा कि ख़ास तौर पर हम वो जो पहला पॉइंट्स पढ़ा था ग्रीक फ़िलासफ़र्स वाला,
उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि उनका वो इमेजिनेशन थी, उनका ख्याल था, वो सोचते थे, उनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था। एक्सपेरिमेंटल जैसे कि लेट 17वीं सेंचुरी उसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, वो प्रूव कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन जो ग्रीक फिलोसफर जो भी बता गए थे उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं था। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं थी उनकी, प्रैक्टिकल किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी, ख्याल थी। तो हमारे पास इसे फादर एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है। तो एक्चुअली डाल्टन 1808 में इसने ये एक एटम के मतलब एटॉमिक थ्योरी का मतलब ये है कि एटम के मुतालिक इसने अपना एक ख्याल नज़रिया पेश किया, थ्योरी दी, अपना एक ख्याल दिया, अपना एक थ्योरी का ये मतलब एक कोशिश करके एक्सपेरिमेंट जो इससे हुए उस वक्त उसने वो करके दिए। क्योंकि जब डाल्टन काम कर रहा था ना इसके पास उस वक्त 36 एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे। आज तो 118 है ना, इसके पास 36 एलिमेंट्स से जब ये काम कर रहा था, जब ये 1704 से 1844 की बात हो रही है। तो 1808 की बात है, ये उसका लाइफ दौरान था। उसने ये एक इंग्लिश का मतलब ना एक स्कूल का टीचर था, इंग्लिश स्कूल टीचर था। इसने एटम के मुताल्लिक कुछ अपने नज़रियात दिए जिसको एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। इस एटॉमिक थ्योरी का मेन 2-3 पॉइंट्स थे, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर। कि इसने बोला था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ atoms of different elements. With the different properties. अगर स्टूडेंट आप देखें तो ग्रीक ने भी यही कहा था कि मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अब किसका नाम दिया जा रहा है, एटम का नाम दिया जा रहा है। इसने बोला था कि जो मैटर था आपके पास वो छोटे छोटे एटम्स जो किसके होते हैं, एलिमेंट के, और वो भी मुख्तलिफ एलिमेंट के। ठीक है, जैसे कि पानी की बात कर लें, पानी एक एटम है, कंपाउंड है या मैटर है। उस मैटर में क्या है, आपके पास दो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो देखो ऑक्सीजन और एलिमेंट है, हाइड्रोजन और एलिमेंट है, और उस ऑक्सीजन एलिमेंट का ये एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का ये एटम है। तो देखो डिफरेंट एलिमेंट्स के ये दो कौन हैं, एटम किस में हैं, इस मैटर के अंदर क्या है, मौजूद हैं। तो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ज़ाहिर बात है हाइड्रोजन की और प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऑक्सीजन की और प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के जो कि एलिमेंट के एटम होते हैं वो मिलते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड, या सिंपल क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। तो ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा ये बोला था इनने कि द एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, the atoms of similar elements have similar properties। स्टूडेंट ये एटॉमिक थ्योरी के 3 पॉइंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी क्या है, तो ये आपने 3 पॉइंट्स लिख देने हैं कि जो सेम एलिमेंट होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि कार्बन है ना, कार्बन एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी कार्बन के एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। इसी तरह से अगर वो मान लीजिए हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के सारे एटम क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अगर ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, तो उसके अंदर सारे ऑक्सीजन के एटम क्या होंगे, एक जैसे होंगे। हाँ, इसके एटम इसके साथ नहीं सेम हो सकते। हाइड्रोजन के जो अपने एटम हैं वो आपस में तो सेम हो सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हाइड्रोजन का ये एटम और ऑक्सीजन का ये वाला एटम बिल्कुल आपस में सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो यही बता रहा है कि द एटम्स ऑफ, ये वाले फार हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं कि एटम्स ऑफ द सिमिलर एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन के ये सारे एलिमेंट आपस में सेम हो सकते हैं, और उन सब की जैसे कि इस हाइड्रोजन की इस एटम की खसूसियात है वैसे इसकी होगी, वैसे इसकी, जितने भी उसके अंदर एटम होंगे, द एटम्स ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज।
सेम एलिमेंट्स के एटम, उन सब की खसूसियात भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब ऑक्सीजन के चाहे हज़ारों यहाँ ऑक्सीजन के एटम हो ना, उन सब की खसूसियात क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन द एटम्स ऑफ different elements have different, तो कॉमन सेंस की बात है ये, different properties। देखिए जैसे कि पानी की बात करें ना, मानते हैं कि हाइड्रोजन के जितने एटम हैं ये सारे सेम होंगे, ऑक्सीजन के अपने आपस में जितने एटम हैं सारे सेम होंगे, लेकिन ये दूसरा पॉइंट ये वाली बात एक्सप्लेन कर रहा है कि हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम, देखिए ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है, हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है, तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर सेम नहीं है तो उसका मतलब है उनकी फिर प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये तीन बातें किसने बताई थी, जॉन डाल्टन ने। इसका पूरा नाम जॉन डाल्टन था, तो सिंपल हम डाल्टन बोल देते हैं उसको। इसे फादर एटॉमिक थ्योरी बोला था, ये उन्होंने एटम की थ्योरी दी थी और एक क्लियर वे में बताया था और एक्सपेरिमेंट करके बताया था। इसी वजह से इसे फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है, ना कि डेमोक्रेट्स को बोलते हैं। डेमोक्रेट्स ने सिर्फ नाम सजेस्ट किया था, कोई क्लियर कट बात नहीं की थी उन्होंने, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था उनके पास, इसी वजह से उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली। हमारे पास ये था स्टूडेंट्स डाल्टन्स का वर्क। आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, मैंने एक एक बात आपको क्लियर करके बता दी है। तो अब हम इसका जो लास्ट वर्क है हिस्ट्री ऑफ एटम में, वो जल्दी से पढ़ते हैं और इस टॉपिक को क्या करते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एटम में लास्ट हमारे पास जो पार्ट था वो जे बर्जीलियस वर्क था। जे से मेरा जैकॉब है, जैकॉब बर्जीलियस वर्क था। इसका जो लाइफ स्पैन था वो स्टूडेंट एटलीस्ट 1779 से लेकर था 1848 में। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, जो जैकॉब बर्जीलियस था ये एक स्वीडिश केमिस्ट था और इस स्वीडिश केमिस्ट ने हमें दो बातें बताई थी मेन, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, दो बातें बताई थी। इसने एक तो जो डिटरमाइन किए थे, ही डिटरमाइंड द एटॉमिक मैसेस ऑफ एलिमेंट्स। इसने जो एलिमेंट्स से उनके क्या कहते थे, एटॉमिक मैसेस। बात को समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिक मैसेस को इसने डिस्कवर किया था, ना कि इसने एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिक मैस की, मान लीजिए जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन का ये मैस है, ये क्या है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। तो इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को डिस्कवर किया था, कुछ एलिमेंट्स के। और मज़े की बात ये थी, उस वक्त इतनी ज़्यादा कोई एक्सरेज या इस तरह की कोई स्टडी नहीं थी, लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ थी ना, मतलब इसका वर्क इतना अच्छा था कि आज जो हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक मैसेज हैं एलिमेंट के, उनसे मॉडर्न एटॉमिक मैसेज हैं उनके साथ क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, मतलब उनके साथ मिलते जुलते हैं। मतलब गलती नहीं थी, ऑलमोस्ट इनके जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो उसने उस वक्त बताए थे और जो हमारे पास आज वही एलिमेंट्स हैं। आज की स्टडी के मुताबिक, आज तो एक्सरेज बहुत ज़्यादा जो है एक्यूरेट नॉलेज है, उसके मुताबिक उसकी एटॉमिक मैसेज फिर भी हमारे साथ क्या कहते हैं, रिजेंबल करते हैं, सेम थे। तो पहला काम क्या था, इसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज डिस्कवर किए। और ये जो काम उसने जब किया था उस वक्त 47 एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे। डाल्टन के वर्क में जब था तब कितने थे, 36 एलिमेंट थे। और डाल्टन से इस तक आते हुए, क्योंकि इसने ये जो काम किया था ना, डाल्टन ने 1808 में काम किया था और इसने एटलीस्ट ये वाला काम 1813 से 1814 में किया था। आप ऐसे समझ लें कि 6-7 साल का डिफरेंस था, इसका काम थोड़ा सा बाद में आया था। तो इसी वजह से 6-7 साल के अंदर एलिमेंट जो हमारे पास थे वो कम से कम 10-11 एलिमेंट मज़ीद डिस्कवर हो चुके थे। उसके बाद स्टूडेंट हम इसके बाद दूसरा जो वर्क था, इसने जो था एलिमेंट्स को क्या दिए थे, उन एलिमेंट्स को सैम्बल्स दिए थे। मतलब सैम्बल का सिस्टम, इसने सैम्बल सिस्टम डिस्कवर किया था
मतलब इसने कहा कि आपके पास जो इतने बड़े कार्बन है, ऐसे बार बार कार्बन लिखने की बजाय आप सिंपल क्या लिख दो, C लिख दो। आप ऑक्सीजन को इतना लंबा चौड़ा लिखते हो तो ऑक्सीजन की जगह O लिख दो, नाइट्रोजन की जगह आप N लिख दो। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ। और इस तरह से कैल्शियम के लिए क्या सिंबल दिया था इसने, Ca। तो इसने कुछ एलिमेंट्स के क्या दिए थे, सिंबल दे दिए थे। लेकिन अहम बात याद रखिए, इसने उन एलिमेंट्स को सिंबल दिए थे जो उस वक्त क्या थे, डिस्कवर थे। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसने 47 एलिमेंट्स को सिंबल देने की क्या की थी, कोशिश की थी। एक अहम बात जो आपकी बुक में नहीं है, मैं वो बताना लाजमी चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट देखें, हिस्ट्री की समझ आपको, देखें एक मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपको ये कभी नहीं भूलेगी। आप ये अगर लिख भी दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो काफ़ी सारी बातें स्किप हो जाती हैं इसमें। याद रखिए, जो मैं इसको ज़रा रेज कर रहा हूँ, आप इसको, ये 2 वर्क थे। अभी सैम्बल पे थोड़ी सी बात रह गई है, मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स जो समझिएगा, अभी हम जॉन डाल्टन को स्टडी कर आ चुके हैं। उनका जो लाइफ स्पैन हमारे पास था वो 1766 से लेकर 1844 तक था। और उसने 1808 में हमें कुछ बातें बताई जब हमारे पास 36 एलिमेंट्स क्या थे, डिस्कवर हो चुके थे। बात को समझिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो जे बेर्ज़ेलियस था, बेर्ज़ेलियस, उसने, उसका जो लाइफ स्पैन था वो 1779 से लेकर 1848 था। और उसने ये जो 2 बातें, सैम्बल और एटॉमिक मैसेज बताए थे, ये उसने 1813 से 1814 में बताई हैं। आप ज़रा कंपेयर करें। और इसके एलिमेंट्स तब जब डिस्कवर हो चुके थे वो एटलीस्ट कितने थे, 47 एलिमेंट्स जो थे उस वक्त डिस्कवर थे। तो मतलब ये कि डाल्टन का काम पहले था। एटॉमिक थ्योरी भी इसने दी, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी से बोला जाता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात ये है, अभी जो दूसरा पॉइंट मैं सैम्बल्स का बता रहा था जो कि बहुत ही अहम है। सबसे पहले एलिमेंट्स को सैम्बल देने की जो ट्राई थी या एक इन्वेंशन, इसकी जो सोच या ख्याल आया था, वो सबसे पहले डाल्टन ने ही किया था। आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि जैकब बेर्ज़ेलियस ने सबसे पहले सैम्बल दिए, नहीं। इसने जो सैम्बल देने की जो पहली कोशिश थी वो जॉन डाल्टन साहब की थी, इन्होंने दिया था। और उस वक्त इसके पास कितने, सिर्फ और सिर्फ 36 से 37 एलिमेंट थे जिनको इसने सैम्बल देने की कोशिश की थी। उनमें से मैं चंद एक एलिमेंट्स जो है अभी मैं आपको बता दूं। जो सैम्बल डाल्टन ने दिए थे ना, उसमें 36 एलिमेंट्स है। मैंने चंद एक ली जो उसको डिस्कवर, हाइड्रोजन डिस्कवर हो चुका था। हाइड्रोजन का इसने सैम्बल दिया था ऐसे कि आप ना ऐसे गोल दायरा बना के उसके अंदर डॉट। अच्छा, उसके बाद इसने कार्बन का सैम्बल ऐसे दिया था, ऐसे करके गोल सर्कल, और उसको पूरा क्या कर दिया, फिल कर दिया था। ये सैम्बल किसके लिए था, ये लोगों को ना याद रखने के लिए या सिंपल बताने के लिए कि वो कार्बन की बजाय ये वाला सैम्बल लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये कौन है, कार्बन है। ऑक्सीजन के लिए उसने सैम्बल ऐसे सर्कल उसको फिल नहीं किया, तो ये ऑक्सीजन के लिए था। इसी तरह से सल्फर के लिए उसने सैम्बल यूज़ किया था, ऐसे करके उसके अंदर ऐसे क्रॉस लगा दिया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या थे, चंद एक एलिमेंट से। अच्छा, उसके बाद नाइट्रोजन के लिए उसने ना ऐसे सर्कल लगा के उसके अंदर ऐसे लाइन लगा दी, तो ये उसके सैम्बल थे। और अगर कोई कंपाउंड होता, मान लीजिए अगर पानी या अमोनिया की, चलो बात कर लेते हैं, मान लीजिए अमोनिया है, NH3 है अमोनिया, तो उसका सैम्बल पता है कैसे बनाते हैं। तो इसमें N का ये वाला लिख देते हैं कि ये N है, और हाइड्रोजन कौन सा है, H3, उसका ये साथ ये लिख देते। और ये को साथ नंबरिंग नहीं दी, बस इससे ये पता चलता था कि अमोनिया जो कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी है, कौन कौन सी है। ये इस सैम्पल को देखें, इसका मतलब है अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन कितने होते हैं और नाइट्रोजन कितने होते हैं। मतलब एटम की तादाद नहीं बताई, लेकिन एटम का पता चल जाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता तो कैसे लिखते, एक ये वाला, ये कार्बन, और साथ में कौन सा है, ये ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये वाला तरीका, ये 36 एलिमेंट तो ठीक है काम करता है, लेकिन जब ये एलिमेंट्स बढ़ते चले गए तो ये देखो बड़ा मुश्किल सा था, कौन ऐसे सैम्बल्स को याद करता। तो ये सारा सिस्टम क्या हो गया, रद्द हो गया, इसको कैंसिल कर दिया गया था। और इस सिस्टम को इतनी ज़्यादा वैल्यू
नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स बढ़ते चले जा रहे थे 47, और आप अब जानते हो कि अब हमारे पास कितने 118 एलिमेंट मौजूद हैं, और उन 118 एलिमेंट को इस तरीके से याद करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना साथ बहुत मुश्किल था। तो स्टूडेंट्स, जैकब बर्ज़ेलियस ने इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक नया सिस्टम किया, और उसने उसमें लैटिन और फ्रांसीसी और इंग्लिश, अंग्रेज़ी के लफ्ज़ जो हैं इंग्लिश ज़बान के, उनको मिक्स करके बनाया। मोस्टली लैटिन वर्ड यूज़ किए थे, और ये जो जैकब बर्ज़ेलियस के नाम सजेस्टेड किए गए थे, जैसा कि आज हम कार्बन के लिए यूज़ करते हैं C, ऑक्सीजन के लिए यूज़ करते हैं O, तो ये चंद एक सिंबल हैं जो आज हम सिंबल यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली जैकब बर्ज़ेलियस के ही हैं। ऐसे समझ लें, जो आज का हमारा सिंबल सिस्टम है ऑलमोस्ट किस में है, जैकब बर्ज़ेलियस की है। लेकिन जैकब बर्ज़ेलियस के चंद एक एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके सिंबल आज के मॉडर्न एलिमेंट्स के सिंबल के साथ नहीं मिलते। कुछ गलतियाँ थी उसमें, या वो हमें मुनासिब नहीं लगे कि उसमें हम मॉडिफिकेशन बदलाव किया गया, लेकिन हकीकत में वो जैकब बर्ज़ेलियस का है। इसी वजह से जॉन डाल्टन का जिक्र आपकी बुक में नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जैकब बर्ज़ेलियस का जो है वो मॉडर्न के साथ मिलता है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसने कोशिश तो की थी, 36 तक तो ठीक था, लेकिन बढ़ गए, इसी वजह से ये फ्लॉप हो गया। इतना मुश्किल जो है वो हम भी याद नहीं कर सकते, आपको भी परेशानी होगी, तो हमने ये सिंपल किया। हाँ, चंद एक बातें बता देता हूँ। एलिमेंट्स 47 जो उसके पास थे और मज़ीद भी डिस्कवर होते गए, तो आज न्यू भी बने हैं, तो वो जैकब बर्ज़ेलियस के पॉइंट को जहन में रख कर बनाए गए हैं। इसकी मैं चंद एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आज से पहले जो जैकब बर्ज़ेलियस ने दिया था, वो जो सोडियम था, सोडियम का सिंबल उसने SO दिया था। इसी तरह से क्लोरीन जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, क्लोरीन का सिंबल उसने जो जैकब बर्ज़ेलियस ने दिया था वो M था, ठीक है। म्यूक्रेटिक, ये इसके ना जो लैटिन वर्ड है ये उससे निकला था, उससे उसने दिया था इसको। उसके बाद हमारे पास चंद एक और एग्जांपल हैं, जैसे कि प्लम्बम है, लेड, ठीक है, उसको उसने PA से किया था, ये सॉरी प्लेडियम। अच्छा, हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, प्लेडियम है, उसको सिंबल इसने दिया था PA का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, उसको इसने सिंबल दिया था MS का, मैग्नीशियम। और उसके बाद मैंगनीज़ का है, मैंगनीज़, उसको इसने सिंबल दिया था MA का। ये चंद एक मतलब चेंज थी जो मॉडिफिकेशन करने के बाद, बाकी एलिमेंट्स के सिंबल ऑलमोस्ट यही थे कि कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, इस तरह से कैल्शियम का C, बाकी सारे ऑलमोस्ट जो 47 एलिमेंट्स उस वक्त थे, और अब भी जितने मज़ीद अब जो बनाए गए हैं वो इसी जैकब बर्ज़ेलियस के पॉइंट को जहन में रखकर, लैटिन वर्ड, फ्रांसीसी अल्फाज हैं और इंग्लिश के वर्ड, उन सबको मिलाकर जो बनाए गए हैं। लेकिन चंद एक बदलाव किए गए। ये वो चंद एक एलिमेंट्स हैं जो जिनमें, जैसे कि सोडियम का इसने Na यूज़ किया गया, इसके जैकब बर्ज़ेलियस ने SO यूज़ किया, बाद में चेंज करके NO बना दिएगा। क्लोरीन का पहले M था, हमने क्या, ये नाइट्रॉन, क्योंकि लैटिन ज़बान सोडियम को लातिनी ज़बान में नाइट्रॉन, तो उसका Na ले लिया। क्लोरीन का Cl ले लिया। प्लेडियम का आजकल हम क्या लेते हैं, Pd लेते हैं, इसने Pa लिया था, तो मतलब चेंज किया हमने। तो मैग्नीशियम का Mg लिया, मैंगनीज़ का Mn लिया। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी कहानी को बताने का मकसद ये था कि जैकब बर्ज़ेलियस के सिंबल वही हैं जो आज हमारे एलिमेंट्स के सिंबल हैं। जो 118 एलिमेंट तक जो आज हमने मज़ीद सिंबल दिए हैं वो इसी को जहन में रख कर दिए हैं। सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स के सिंबल कुछ ठीक नहीं थे, उनको बदलाव करके जो मुनासिब लगे थे हमने इनको चेंज करके ये कर दिए हैं। लेकिन हकीकत में जॉन डाल्टन वो बंदा था जिसने पहली बार एलिमेंट्स को सिंबल देने की कोशिश की। उसकी कोशिश इस तरह से थी, ये थोड़े मुश्किल थे, इनको याद रखना आसान नहीं था, जिसकी वजह से इस सिस्टम को रद्द कर दिया गया। एलिमेंट्स थोड़े थे, जॉन डाल्टन खुद परेशान हो गया कि एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अगर इस जैसे मैंने इतने सिंबल बना दिए, अगर उसे पता होता कि 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, अगर मज़ीद भी हो जाएँ तो इनको याद रखना हमारे लिए क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप, चाहे लेक्चर बड़ा है लेकिन इस पूरी स्टडी को
मैंने बहुत ही कोशिश के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको लाइफ टाइम किसी भी तरह की हिस्ट्री ऑफ एटम का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। मैं ये नहीं चाहता कि 10 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूं, मैं बता सकता था, लेकिन इस पूरी वजाहत को एट ए टाइम इकट्ठे देकर आई थिंक इतना क्लियर हो जाएगा कि अगर आप सुन चुके हैं तो ये आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ एटम। कुछ बातें आपकी बुक से एक्स्ट्रा हैं, वो इस वजह से हैं ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो चुके हैं। आप एज ए स्टडी जितना कर लें वो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने एयर ये सारा कुछ डाला है ये इस वजह से डाला है ताकि आपको जहन में कंसेप्ट तो क्लियर हो कि ये बात कितने साल पहले की है, कौन बात पहले कह गया था, कौन पहले किसने बाद में कही है, तो ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेक्चर 2 के साथ। आई होप आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो ये आपको प्ले लिस्ट दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। कि